हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अध्ययन कोचिंग इंस्टीट्यूट। बच्चों, अगर आप एचएससी स्टूडेंट्स हैं और इस बार आप 12 देने वाले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखें। आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत 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 बेनिफिशियल होगा। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मैं खुद साइंस स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया मैंने एसपीसी कॉलेज से, तो मैं आपको बेहतर गाइडेंस दूंगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई गलत गाइडेंस दिया आपको, क्योंकि हमारे पास समय कम है। ये कोरोना लॉकडाउन की वजह से मुझे पता है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू है ना कॉलेज चालू है, तो आप लोग बहुत सफ़र कर रहे हो। तो इसके लिए देखिए, दो तरीके होते हैं। एक होता है जो बहुत हार्ड स्टडी किया जाए और एक होता है स्मार्ट स्टडी किया जाए। अब हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, तो 5 मिनट सिर्फ मेरी बात समझ लीजिए, फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ टॉपिक बताता हूँ आपको अभी। तो पहले मेरी बात सुन लीजिए, समझ लीजिए चीज़ों को, हमें करना कैसे पढ़ाई। बच्चों, अभी जो हमारा इतना सिलेबस है, लाइक फिजिक्स वगैरह में अभी जो 16 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 15-16 चैप्टर है, बायो में, मैथ्स में अराउंड, अगर टोटल पीसीबी को, अगर पीसीएमबी को काउंट करें तो अराउंड 80 चैप्टर होंगे। ठीक है, अब हमें अपने सिलेबस को क्या करना है, रिड्यूस करना है। हमें उतना नहीं पढ़ना है क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी हमारे 2-3 महीने निकल चुके हैं। तो कोशिश करेंगे हम लोग इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करेंगे कि जो हम पढ़ें वो हम बेहतर पढ़ें, और उतना ही हमें आखिरी में जब हम एग्ज़ाम देने जाएं तो उतना पढ़ करके ही हमारे स्कोर अच्छे हो जाएं। मीन्स हमें 85, 80, 75 प्लस एक स्कोर, जो रिस्पेक्टेबल स्कोर होता है, उतना आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स में जो 16 चैप्टर हैं, आप 16 चैप्टर मत प्रिपेयर कीजिए। टोटल 16 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको वीडियोस जो लेके आने वाला हूँ, जितने चैप्टर्स आपको बताने वाला हूँ, आप उतने चैप्टर प्रिपेयर कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि 30 मार्क्स तो आपको वो जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है और जो ओरल होगा वहाँ से 30 मार्क्स मिल जाएंगे। बचे हुए रिमेनिंग 70 मार्क्स के लिए आपकी लड़ाई होगी। तो 70 मार्क्स की जो लड़ाई होगी उसमें आपको 50 स्कोर करना है या 45 स्कोर करना है। तो ऑन एन एवरेज आप 30 प्लस 50, 80 मार्क्स आपको फिजिक्स में मिल जाएगा। मैथ्स में भी वैसे करना है और केमिस्ट्री में और बायो में भी वैसे करना है। ठीक है, सो अगर आप अपना जो टारगेट है, लाइक 70 में से आपको लेकर आना है 50, तो अगर आप ये टारगेट लेके चल रहे हो, तो अगर आपने अपने मार्क्स कम किए तो आपका सिलेबस भी तो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस हम लेके आते हैं 16 चैप्टर से लेके आ जाएंगे 11 चैप्टर या 12 चैप्टर पे। ठीक है, सो हमारा जो बर्डन था एक सिलेबस का, कि इतना बर्डन है, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे करेंगे, तो वो चीज़ें हम रिड्यूस कर लेते हैं। मैथ्स और बायो वाले जो, लाइक कुछ बच्चे होते हैं मैथ्स ड्रॉप कर देते हैं और बायो ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो जो मैथ्स ड्रॉप कर देते हैं उनके लिए बायो ही पढ़ना होगा और फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में करना है उनको। तो बायो को उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेना है। मीन्स बायो में उनको स्कोर करने के हिसाब से जाना है, और वैसे ही वाइस वर्सा जो मैथ्स वाले बच्चे हैं जो बायो ड्रॉप किए हैं उनको मैथ्स में मैक्सिमम कवर करना है। बट फिजिक्स केमिस्ट्री को हमें स्मार्टली स्टडी करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को इस तरह से स्टडी करना है कि हमें एक रिस्पेक्टेबल स्कोर वहाँ मिल जाए, और बाकी जो स्कोर होगा वो आप अदर सब्जेक्ट्स वगैरह में कर लीजिए। ठीक है, लाइक साइकोलॉजी होगा, कोई आईटी लिया होगा, कोई जो हिंदी इंग्लिश वगैरह होते हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट, वहाँ पे आप स्कोर कीजिए तो आप 85 प्लस हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको जैसे कहता हूँ वैसा, क्योंकि लास्ट ईयर अभी जो बच्चों ने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, मैंने अपने इंस्टीट्यूट में खुद उनको जितने चैप्टर बोला था, फिजिक्स में 20 चैप्टर थे, मैंने 15 चैप्टर बोला उनको प्रिपेयर करने को, और 70 मार्क्स के पेपर में उन बच्चों ने 65 प्लस स्कोर करने के, उन बच्चों ने 65 प्लस स्कोर कर, वो बच्चे 65 प्लस स्कोर कर लेंगे, इतना वो कॉन्फिडेंट है। पेपर बढ़िया था, और 20 चैप्टर नहीं पढ़ने को बोला मैंने, सिर्फ 15 बोला। तो 15 पढ़ के अगर वो 65 ला रहे हैं प्लस 30 मार्क्स वहाँ, तो 95 ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो फिजिक्स में वो बच्चे 90 स्कोर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 15 चैप्टर पढ़ के 20 में से। तो आपके 16 चैप्टर हैं, तो 16 में से अगर आप 12 करेंगे तो भी आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसको कहते हैं स्मार्ट। आप सब मत पढ़िए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब तक आप इंट्रेंस का नहीं सोच रहे हैं, इंट्रेंस का अभी बोर्ड तक तो सोचिए मत, प्लीज़ इंट्रेंस को अभी मत सोचिए, बोर्ड बेहतर कीजिए। क्योंकि देखिए, जो बच्चे एमएसटी सीटी देने वाले हैं, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में इंजीनियरिंग वगैरह करने वाले हैं, जो पीसीबी के थ्रू फार्मेसी करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आपका जो सिलेबस है वो सफिशिएंट है, आपको उतना ही पढ़ना है, उसके बाहर की चीज़ें मत पढ़िए। और एक बात सोच लीजिए
कि इस बार आप सिर्फ पहले बोर्ड की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया हो जाएगा, आपको चीज़ें बेहतर पता चल जाएंगी, तो आप आगे का जो है नीट, JEE और जो MST है वो भी बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फिजिक्स का जो स्टार्ट करने वाला हूँ, मैथ्स भी करने वाला हूँ। तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल वाले, फिजिक्स में जो पेपर बनता है उसमें 70 या 65% जो होते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं या डेरिवेशन होते हैं। थियरी आपका 30-35% ही होता है। तो अगर मैं न्यूमेरिकल्स, बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत न्यूमेरिकल्स में होती है फिजिक्स के, और मैं उसी को हिट करना चाहता हूँ, वहीं पे मैं काम करना चाहता हूँ। और आप लोगों के लिए मैं जितने भी सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल के, आपके फिजिक्स के टेक्स्ट बुक में, स्टेट बोर्ड के, वो एक एक क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं क्या करने वाला हूँ, पूरा फॉर्मूला जो होता है, पूरे जो चैप्टर में जो भी फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसको कहते हैं स्मार्ट वे। स्मार्टली हम स्टडी करेंगे। एक बार अगर आपको फॉर्मूलेज पता चल गए, आपको उनको यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, वो पता चल गया, तो फिजिक्स आपके लिए मक्खन के जैसा लगने लगेगा। तो आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं वो है रोटेशनल डायनामिक्स। उसका हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे सर्कुलर मोशन का। ठीक है, उसके फॉर्मूलेज आज स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग सॉल्व क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है B बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस R बार। ठीक है, इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। B बार जो है बच्चों ये है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा बार जो है आपका है एंगुलर वेलोसिटी, एंड R बार जो है वो है आपका रेडियस वेक्टर। जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है बच्चों, तो वहां पे ये ओमेगा जो है एंगुलर हो जाएगा और R जो है रेडियस वेक्टर। तो ये क्या होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सपोज आपको वेक्टर पता है, सपोज ये A वेक्टर है और ये कोई B वेक्टर है। ठीक है, A और B वेक्टर है कोई, अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, अगर आप A बार क्रॉस B बार करेंगे तो आपको इस तरीके से जाना होगा, ऐसे जाना होगा। ठीक है, सो इस डायरेक्शन में आप जब मूव करेंगे A बार क्रॉस B बार, तो उसका जो डायरेक्शन होगा, जो परपेंडिकुलर, इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर जो होगा, यही होगा आपका A बार क्रॉस B बार। ठीक है, सो अगर आप उसको उल्टा कर देते हो, B बार क्रॉस A बार कर देते हो, तो आपको इस डायरेक्शन में मूव होना पड़ेगा इस तरीके से। तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो A बार क्रॉस, यहाँ पे B बार क्रॉस A बार हो जाएगा। मतलब क्या होता है, ये वेक्टर पूरी तरह से चेंज हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड सेम रहेगी बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप ध्यान देंगे, अगर आप इसको लिखेंगे, एंट्रेंस वगैरह में सवाल पूछ सकता है कि B बार इज इक्वल टू R बार क्रॉस ओमेगा बार अगर आया तो आपका वो गलत होगा। तो आपको इसी फॉर्म में लिखना है, इसी फॉर्म में आपको याद रखना है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखे जाएं तो आपका ये आप इस तरीके से V इज इक्वल टू R ओमेगा लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो है बच्चों वो है AC या AR बार। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर R बार से। बच्चों यहाँ पे माइनस साइन लिया है क्योंकि ये जो सपोज ये सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म करते हैं, सो यहाँ पे सपोज ये सेंटर है और ये जो मेरा रेडियस वेक्टर है ये डायरेक्टेड आउटवर्ड है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ये जो AR होता है या AC जो होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा बच्चों तो आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये वहां पे रहता है और इसका डायरेक्शन जो है रेडियस वेक्टर के अपोजिट है। जब कोई वेक्टर अपोजिट होता है तो हम उसके लिए क्या लगा देते हैं, माइनस साइन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन। तीसरा फॉर्मूला आपको बच्चों S इक्वल टू R थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। S इक्वल टू R थीटा क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये जो आर्क है, ये आर्क लेंथ है, इसको S से हम दिखाते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा क्या है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, एकदम इजी वे में समझेंगे। जिस तरीके से आप अपने क्लास में चीजें करते हो, जिस तरीके से आपके फ्रेंड आपको समझाते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ समझना है। हमें स्पीड अप करना है, चीज़ों को बहुत तेज ले जाना है, फॉर्मूलाज को समझ लेना है। जब हम उसको अप्लाई करेंगे सम्स में, न्यूमेरिकल्स में, तब हम उसको और बेहतर चीज़ें समझ लेंगे। ठीक है, सो थीटा यहाँ पे आपका एंगुलर वेलोसिटी है, तो S इक्वल टू क्या होता है, R थीटा। ठीक है, R आपका ये रेडियस होता है और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला है। चौथा फॉर्मूला बच्चों जो है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है, ये जो हम लोग A लेते हैं, ये हम लोग लेंगे यूसीएम में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। याद रखिएगा, जब यूसीएम होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जहां पे स्पीड आपकी कांस्टेंट होती है। तो
तो स्पीड कांस्टेंट होगी, वहां पे हम लोग AC लेंगे या AR लेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। बट अगर नॉन यूसीएम है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वहां पे आ जाता है अल्फा। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये होता है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बार अपॉन डी टी। इसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अल्फा जो है वो डी ओमेगा बार अपॉन डी टी है। यहां पे ये कब लेंगे? ये नॉन यूसीएम में लेंगे, नॉन यूसीएम में हम लोग इसको कंसीडर करेंगे अल्फा को। ठीक है, अल्फा और जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसके बीच में रिलेशन है, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे a इज इक्वल टू होता है r इंटू अल्फा। ठीक है, जैसे यहाँ v इज इक्वल टू हमने क्या देखा? r ओमेगा, वैसे a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, और यहाँ पे s इक्वल टू r इंटू थीटा। मीन्स यहाँ पे देखिए लीनियर r टाइम्स एंगुलर, लीनियर r टाइम्स एंगुलर, लीनियर r टाइम्स एंगुलर। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज हैं, ये हमारे बेसिक फॉर्मूलेज हैं, ये हमें समझ में आ गए। तो आगे के जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, आगे फॉर्मूलेज देख लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है बच्चों वो होता है mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये mr ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आया? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी यहाँ पे हमने जो लिया AC था, उसका क्या वैल्यू था? r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। अब ये जो फोर्स होता है, ये जो FC होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो ये माइनस आता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो बच्चों था वो क्या था? माइनस था। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा माइनस mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे, r बार लिखा हमने। ठीक है, सो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर इसको v के लीनियर वेलोसिटी के टर्म में लिखना है, तो सिंस हमको पता है यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? v अपॉन r। ये सब आपको पहले जो हमने बेसिक्स देखे, बेसिक फॉर्मूले, उसमें से आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो FC हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में सिर्फ लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा m r, ओमेगा की जगह क्या लिखूंगा? v अपॉन r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m r इंटू वी स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे एक r कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। तो FC का सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन r। तो दो फॉर्मूलेज मिले हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो नेगेटिव फोर्स होता है। कैसे होता है नेगेटिव? क्योंकि तो ये देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ये रेडियस वेक्टर होता है, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन आउटसाइड होता है। ठीक है, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो इनसाइड होता है। ठीक है, तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होता है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बच्चों टुवर्ड्स आपके इनसाइड होता है, मतलब सेंटर की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। और यही फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है जो इस सर्कुलर मोशन को परफॉर्म होने के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा, या आप कह सकते हो इन शॉर्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा। तो इसीलिए इसका जो डायरेक्शन अगर है, आप अगर डायरेक्शन वाइज आप लेंगे तो ये नेगेटिव होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब इसके अपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बच्चों वो क्या होता है? उसका डायरेक्शन जो होता है इसके अपोजिट होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। मीन्स वो डायरेक्शन जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है FCF जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, मैग्नीट्यूड यही रहेगा बट डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। मतलब ये माइनस है अगर, तो वो प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि उसका जो डायरेक्शन होता है वो अलोंग दी रेडियस वेक्टर होता है। मीन्स उसका डायरेक्शन सेम होता है जो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो FCF क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो FCF क्या हो जाएगा? जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? प्लस होता है। अगर मैं इसको वेक्टर में लूंगा तो ये हो जाएगा mr बार ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्लस में होता है। ठीक है,
और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसीलिए हमारा क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन होता है वो अलॉन्ग द रेडियस ऑफ द रेडियस वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये FCF और FC आपने देखा, आगे के फॉर्मूलेज देख लेते हैं बच्चों। अगला फॉर्मूला जो है वो हमें मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करना है वेल ऑफ डेथ का, ठीक है। वेल ऑफ डेथ में जो बाइक वाला होता है, इसको मौत का कुआं कहते हैं, ठीक है, मौत का कुआं, ठीक है। सो ये बच्चों इसका हमें क्या निकालना है, मिनिमम वेलोसिटी। बाइक वाला होता है, मौत का कुआं है, ठीक है। उसमें क्या करना है, उसको उसके अंदर जो वॉल होती है, सर्कुलर वॉल जो होती है, उसके चारों तरफ उसको क्या करना है, बाइक लेकर के इस तरीके से वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और इस तरीके से बाइक लेके घुमाता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ यहाँ पे देखिए, सपोज ये आपका मौत का कुआं है, ठीक है। सो बाइक वाला सपोज ये टायर है उसका, ये बाइक लेके उस पर बैठा है, तो वो इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से वो चारों तरफ यहाँ पे घूमेगा, ठीक है। सर्कुलर जो मोशन होगा उसका सर्कुलर होगा, ठीक है, वो इस तरीके से घूमेगा। अब क्या होगा बच्चों, इसके टायर पे जो होगा वो रिएक्शन आएगा, तो रिएक्शन जो होगा वो हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इसका जो वेट होगा वो तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो ये हो गया mg, और उसको जो सपोर्ट मिलेगा, उसके वेट को जो बैलेंस करेगा, उसके टायर के बीच में और जो वॉल होगा उसके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, Fs होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये 3 फोर्सेस हैं जो इसके ऊपर एक्ट करेंगे। अब ये 3 फोर्सेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है वो है नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अगर ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहेगा तो वो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो नहीं रहेगा और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बैलेंस करने जाएं, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, Fs इक्वल टू mg, पहला फॉर्मूला। दूसरा, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है n इज इक्वल टू, ये क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि mv²/r है, ठीक है। ये वर्टिकल फोर्सेस हैं, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस कंडीशन में, क्योंकि वो बाइक गिर नहीं रही है, ठीक है। अगर वो गिर जाएगा तो प्रॉब्लम होगी ना, तो बाइक गिर नहीं रही है, अगर बैलेंस कंडीशन है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस करेंगे। इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अगर स्टेट में देखेंगे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहाँ पे एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है। तो बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या होगा, ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, μn, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, दिस फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स Fs should always be less than or equal to μn, μsn, ठीक है। ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। ये जो फोर्स होता है बच्चों, स्टैटिक फोर्स जो होता है ये हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन म्यू टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। म्यू क्या है आपका, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, म्यू n की वैल्यू क्या मिली बच्चों, mv²/r, ठीक है। सो यहाँ पे Fs की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 डाल देते हैं। देखिए मैं आपको जो भी फॉर्मूलेज हैं उन हर फॉर्मूलेज को एक्सप्लेन करूंगा। फॉर्मूलेज को एक्सप्लेन कर दिया मतलब आपको फिजिक्स का वो चैप्टर क्लियर हो गया, क्योंकि फिजिक्स में यूजुअली सम्स हैं और डेरिवेशन है, ठीक है। सो आपको एक एक फॉर्मूलेज को मैं एक्सप्लेन करता हूं, कम समय में स्मार्ट वर्क करना है बच्चों, इसलिए मैंने कहा पूरा वीडियोस आपको, हर वीडियोस को आपको देखना है, बहुत ईजी वे में हम करेंगे, ठीक है। इजी वे में ही करेंगे तो ही जाकर के हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा और हम इजीली उसको समझ करके स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। सो Fs इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे mg लेस देन इक्वल टू μs, n की जगह पे क्या लिखेंगे, mv²/r, दोनों तरफ से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर m गया तो यहाँ पे ये क्या देगा मुझे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, v², ठीक है, v²/r, मैं क्या करने वाला हूँ, μs को नीचे डालने वाला हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू g/μs, बरोबर है। अब ये r उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा v² ग्रेटर देन इक्वल टू gr/μs, या और v
मिनिमम, हमें जो मिनिमम मिलेगा अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वी मिनिमम क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर अपॉन म्यू एस। ये हमारी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। इससे कम वेलोसिटी अगर हुई तो वो गिर जाएगा, ठीक है, वो नीचे आ जाएगा और शायद इसीलिए उसको कहा जाता है मौत का कुआं, और वो मर भी सकता है। जो अगला जो फॉर्मूला हमें देखना है वो है बैंकिंग ऑफ रोड्स के ऊपर। बैंकिंग ऑफ रोड्स के को समझने से पहले हम लोग एक नॉर्मल रोड जो होता है, सपोज वो कोई कर्व रोड है, सर्कुलर रोड है, उस ट्रैक पे क्या होगा, क्या वेलोसिटी होगी, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जिससे क्या हो वहाँ पे सेफली हम लोग ड्राइव कर सकें, वो पहले समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज कोई रोड है, ये रोड सर्कुलर है, ठीक है, ये सर्कुलर रोड है, यहाँ पे जो आपकी व्हीकल है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये बच्चों जो व्हीकल है यहाँ पे जो इसका वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा और जो इसका रिएक्शन होगा नॉर्मल वो अपवर्ड होगा, ठीक है। अब ये जो व्हीकल है बच्चों, जब हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब गाड़ी घूमती है, ठीक है, गाड़ी घूमती है तो इनवर्ड क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स उसके टायर के बीच में रहेगा, ठीक है। जो टायर और रोड होगा, टायर और रोड के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो अंदर की तरफ उसको रखता है, अदरवाइज वो गाड़ी क्या होगी, स्किड हो जाएगी और बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरफ आपका ये सेंटर है, सपोज ये रोड है, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, सपोज ये सेंटर है इसका रोड, इस तरीके से रोड है, ऐसा रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है यही उसको क्या करेगा, इस सर्कुलर पाथ पे बना के रखेगा, मतलब Fs क्या देगा उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, ठीक है। अगर हम बैलेंस करें फोर्सेस को, सो Fs इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। यही जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब यहाँ पे mg इक्वल टू n हो जाएगा, इसको 1 और इसको 2 डाल देते हैं, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, मिनिमम वेलोसिटी। जब रोड पे फ्रिक्शन, सर्कुलर रोड है वहाँ पे फ्रिक्शन होगा तब वेलोसिटी क्या होगी, और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तब क्या होगा, तभी हमारा ये कॉन्सेप्ट आएगा बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा Fs आपको पता है बच्चों, सिंस Fs इक्वल टू अभी आप लोगों ने देखा म्यू एस एन होता है, ठीक है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं रखूँगा यहाँ पे म्यू एस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, बट एन की जगह पे आपको पता है क्या है, एम जी है, एन इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी, तो म्यू एस इंटू एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। एम एम कैंसिल हो गया बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या गया, म्यू एस जी टाइम्स आर, ये आर वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देयरफॉर मिनिमम वेलोसिटी जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी, ठीक है। ये मिनिमम वेलोसिटी है। अगर ये वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी नहीं रहेगी तो वो गाड़ी नहीं चलेगी, मतलब ये मिनिमम वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी हमको चाहिए गाड़ी को चलाने के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है तब, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है तो ये वेलोसिटी मिनिमम, हम इतने वेलोसिटी से वहाँ से गुजर सकते हैं। अगर ये वेलोसिटी, ये म्यू एस नहीं है, अगर वो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगी, ये वी मिनिमम क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब आपको क्या करना है, गाड़ी वहीं पे रोक करके खड़े हो जाना है, आपको वहाँ से गुजरना नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, करना नहीं है। तो हम उस वक्त क्या करते हैं, जब फ्रिक्शन नहीं होता है रोड और टायर के बीच में, तब वहाँ पे हम बैंकिंग ऑफ रोड्स करते हैं। क्या करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स में, हम बैंकिंग ऑफ रोड्स में जो आउटर एज है, ये जो रोड है यहाँ पे, ये जो रोड है और ये इनर एज है, ये आउटर एज है, ठीक है, और ये इनर एज, ठीक है। बच्चों ध्यान से समझिए, ये आउटर एज, ये इनर एज, यहाँ पे क्या करते हैं, आउटर एज को क्या करते हैं हम थोड़ा सा रेस कर देते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, रेस कर देते हैं ओवर द इनर एज, ठीक है, एट सम एंगल, ठीक है। तो इसी रेजिंग को, ये जो हमने रेस किया, इसी रेजिंग को हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं, और ये जो एंगल होता है इसे एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमें देखना है, उसको चलिए देख लेते हैं। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स में हमें दो स्पीड देखनी होंगी, एक अपर स्पीड लिमिट, दूसरी लोअर स्पीड लिमिट। तो चलिए पहले अपर स्पीड लिमिट देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ पहले, ठीक है। सो ये हमारा, सॉरी, ये हमारी व्हीकल है, ठीक है, ओके। सो इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg, ओके।
और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ओके। और इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अपर स्पीड लिमिट इनसाइड उसको खींच रहा है, ठीक है, एफ एस, ओके। तो अब क्या करना है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं बच्चों, अपर स्पीड लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है। पहला जो लिमिट है, पहला जो स्पीड है वो हम लोग अपर वाला निकालेंगे, ठीक है, मतलब वी मैक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको डिराइव कर रहे हैं हम लोग, वी मैक्स निकालेंगे फिर वी मिनिमम निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये दो कंपोनेंट को रिजॉल्व करना है बच्चों। देखो हमें सिर्फ फॉर्मूलाज को समझना है, देन सम सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको दो, ये सपोज थीटा है, हमने बैंक किया इसको एट एंगल थीटा, तो ये जो कंपोनेंट होंगे इसके, इनको रिजॉल्व करना है हमको। सो यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो हम इसको रिजॉल्व करते हैं कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका हो गया एम जी, ये आप ऊपर वाला एन कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे एन कॉस थीटा, ओके। ये हो गया एन साइन थीटा, तो यहाँ पे एन साइन थीटा, सॉरी ये हो गया एन साइन थीटा। अब ये वाला कंपोनेंट एफ एस कॉस थीटा, ये वाला, ठीक है, ये हो गया एफ एस कॉस थीटा और ये हो गया एफ एस साइन थीटा, ठीक है। सो दो कंपोनेंट यहाँ पे मिलेंगे, ये एक हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा और ये डाउनवर्ड जो है ये वाला एफ एस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमने रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। हम फाइंड कर रहे हैं अपर स्पीड लिमिट वी मैक्स और हमने ये रिजॉल्व कर दिया फोर्सेस, ठीक है। सो अब अंडर द बैलेंस कंडीशन ये व्हीकल वहाँ से इजीली मूव हो जाए और वो डिसबैलेंस ना हो। अगर वो बैलेंस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो अपवर्ड फोर्सेस बैलेंस करेंगे एक दूसरे को और जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक है। सो ये जो दोनों फोर्सेस हैं एफ एस कॉस थीटा और एन साइन थीटा, ये इनवर्ड हैं टूवर्ड्स द कर्वेचर, जो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, जो कर्व रोड है उसके सेंटर की तरफ ये दोनों फोर्सेस हैं। मींस ये दोनों प्रोवाइड करेंगे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और ये जो फोर्सेस हैं ये इसके वेट को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं वर्टिकल फोर्सेस का, यहाँ एम जी इक्वल टू, एम जी को बैलेंस करेगा एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट वन, दूसरा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन साइन थीटा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, इसको हम डाल देते हैं सॉरी, इसको हम डाल देते हैं 2, ठीक है बच्चों। सो अब यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन मिल गए, ठीक है, एक ये एक। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा। देखो मुझे वी स्क्वायर, मुझे वी चाहिए ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको फर्स्ट से डिवाइड करूँगा, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, ठीक है बच्चों। ये एंड वी नो दैट, अब हमें ये भी पता है एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन या इक्वल टू होता है म्यू एन, एंड एफ एस की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, म्यू एस एन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम करने वाले हैं। तो पहले हम एम बी स्क्वायर अपॉन आर को डिवाइड करते हैं एम जी से, इज इक्वल टू यहाँ पे एन साइन थीटा प्लस एफ एस की जगह म्यू एस एन कॉस थीटा अपॉन नीचे आएगा एन कॉस थीटा माइनस एफ एस की जगह म्यू एस एन साइन थीटा, ठीक है। हो गया, यहाँ पे बच्चों m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर अपॉन आर जी, इसको हम डिवाइड करेंगे एम बी स्क्वायर अपॉन आर को,
इज इक्वल टू, अब ये जो राइट हैंड साइड है बच्चों, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एन कॉस थीटा से डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये जो स्टेप है समझ में नहीं आता है, क्योंकि शायद हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है ये चीज़ें। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, ठीक है। सो दोनों के अपॉन मैंने एन कॉस थीटा कर दिया। तो अब क्या होगा बच्चों, एन कॉस थीटा, यहाँ पे एन साइन थीटा, एन कैंसिल होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ पे म्यू एस रहेगा, एन कॉस थीटा कैंसिल होगा तो सिर्फ म्यू एस। तो इस तरीके से यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस म्यू एस बचेगा अपॉन यहाँ पे 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, क्योंकि एन कैंसिल होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, म्यू एस एज इट इज़ रहेगा, ठीक है बच्चों। सो वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा हमें मिला, ठीक है। सो ये जो हमें मिला है ये हमें वी मैक्सिमम मिला है, ठीक है। सो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी को उस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ये हो गया बच्चों। तो v अगर मुझे चाहिए, v मैक्स मुझे चाहिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर डाल दीजिए, ये हो गया आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्पीड है बच्चों, ठीक है, ये अपर स्पीड लिमिट है। तो लोअर स्पीड लिमिट देख लेते हैं बच्चों, जो मिनिमम स्पीड होगी हमारी, लोअर स्पीड लिमिट, ठीक है, वी मिनिमम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। सो देखिए वी मिनिमम के टाइम पे डायग्राम कैसा रहेगा और फोर्सेस कैसे रिजॉल्व होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये बैंक रोड है, ठीक है, ओके, ये व्हीकल है हमारी, ठीक है, इसका जो वेट होगा डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब लोअर स्पीड लिमिट में ध्यान दीजिए, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा आउटसाइड, ठीक है, और जो नॉर्मल है वो एज इट इज़ पहले के जैसा ही ये सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थीटा, तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, सपोज यहाँ पे एन है तो ये कंपोनेंट तो आपका थीटा, तो ये होगा एन कॉस थीटा और ये होगा एन साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये आउटसाइड है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है, ये सेम है ना, यहाँ पे ये थीटा हो गया, तो ये हो गया एफ एस कॉस थीटा और ये हो गया एफ एस साइन थीटा, ठीक है। सो इनको एक लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे हो जाएगा एम जी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक तरफ आपका एन साइन थीटा, दूसरी तरफ आपका है एफ एस कॉस थीटा, यहाँ ऊपर की तरफ है एन कॉस थीटा और यहाँ दूसरा ऊपर की तरफ है एफ एस साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, पहले वाले केस में जो अपर लिमिट हम लोग देख रहे थे, जो मैक्सिमम देख रहे थे, वहाँ पे एफ एस क्या था, इसी डायरेक्शन में था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा उसका मीन्स इनवर्ड फोर्स चाहिए हमें, इनसाइड इस तरफ हमें फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो वो क्या होगा, इसका डिफरेंस होगा एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। सो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा इट इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ दिस, सो एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। ये प्लस होना चाहिए तभी तो इनसाइड होगा ना, ठीक है,
ये जो n sin थीटा ये इस तरफ है ना, तो ये बड़ा होगा, इसमें से माइनस करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे इसको 1 डाल दीजिए। दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, mg इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ये होगा n cos थीटा प्लस fs sin थीटा, ये हो गया 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, जैसा हमने पहले किया तो fs की जगह हम क्या रखेंगे, सिंस fs इज इक्वल टू म्यू एस एन, एंड डिवाइड करेंगे 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो हमें क्या मिल जाएगा, v का जो v मिनिमम है उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। हम फार्मूलाज ही के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा mb स्क्वायर अपॉन r होल अपॉन mg इज इक्वल टू, यहाँ पे इस तरफ हो जाएगा n साइन थीटा, मैं साथ साथ fs की वैल्यू लिखते जा रहा हूँ, म्यू एस n cos थीटा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा n cos थीटा प्लस म्यू एस n साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें एज यूजुअल ये तो m कटेगा, यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन आर जी मिलेगा आपको। अब क्या करना है, ऊपर नीचे क्या करना है, n cos थीटा से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे n साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस म्यू एस n है, ठीक है, म्यू एस n cos थीटा अपॉन n cos थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, n cos थीटा प्लस म्यू एस n साइन थीटा अपॉन n cos थीटा। ओके, सो डिवाइड करना है अब हमें। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आपको, v स्क्वायर अपॉन आर जी, यहाँ पे n साइन थीटा अपॉन n cos थीटा, tan थीटा मिला, माइनस माइनस म्यू एस रहेगा, n कैंसिल हो गया cos, तो म्यू एस बचेगा यहाँ पे 1, n cos थीटा कैंसिल हो गया 1 प्लस म्यू एस रहेगा, ठीक है, n कैंसिल होगा, म्यू एस tan थीटा। ठीक है, सो ये फॉर्मूला मिला हमें। अब हमें यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आर जी ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू एस, सॉरी माइनस है, ठीक है, माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर v मिनिमम आ जाएगा, आपको स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा आर जी ब्रैकेट में, यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल देंगे, tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ठीक है बच्चों, सो ये जो स्पीड मिली हमें ये क्या है, लोअर स्पीड लिमिट, और जिसको आप कह सकते हो मिनिमम स्पीड। तो बच्चों यहाँ पे हमने वी मैक्स देखा और वी मिनिमम देखा बैंकिंग ऑफ रोड्स में। अगर बैंकिंग नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वी मिनिमम जो मिनिमम स्पीड लिमिट रिक्वायर होगी वो होता है म्यू आर जी, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी। तो जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है ऐसे कर्व रोड्स पे, कर्व सरफेसेस पे, वहाँ पे ये बैंकिंग की जाती है। यहाँ तक आपने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल पेंडुलम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के फॉर्मूलेज देखेंगे और सॉल्व क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग अनसॉल्व क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सो बच्चों, मेरा सिर्फ यही कहना है आपसे कि फिजिक्स का मतलब ही होता है फॉर्मूला। आप फॉर्मूला समझ गए, उसको यूटिलाइज करना समझ गए तो आपको फिजिक्स आराम से आ जाएगा। प्रॉब्लम यही हो रहा है आजकल के बच्चों के साथ कि वो भर भर के कॉन्सेप्ट देखते रहते हैं, यहाँ थ्योरी वहाँ थ्योरी, हर जगह एक एक चैप्टर के तकरीबन आप देखोगे कि 15-15, 20-20 लेक्चर बच्चे देखते रहते हैं और वो उनको समझ में नहीं आता, मतलब सब चीज़ भूल जाते हैं जो भी। बस फार्मूला ध्यान में रखिए। आप एंट्रेंस का एग्जाम देने वाले हो, MSTCT देने वाले हो, नीट देने वाले हो, JEE देने वाले हो, वहाँ पे क्या करते हो, आपको फार्मूला ही तो देखना है। तो फार्मूला के ऊपर पहले से वर्कआउट कीजिए, उसको समझिए और उसके बाद आप फिजिक्स को कोशिश कीजिए, जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको जैसे कह रहा हूँ आप एक बार कीजिए, अगर नहीं आपको यकीन होता तो आप अपने हिसाब से कीजिए, एक बार ट्राई तो कीजिए। चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।